चलिए, तो अगला चैप्टर हमारा है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, पहले इसमें हम जानेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में, है ना। इक्विलिब्रियम किसको बोला जाता है? अगर हाँ, ये तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन जनरल देखें इक्विलिब्रियम, तो जब दो कोई भी अपोजिंग फैक्टर, 2 या 3 अपोजिंग फैक्टर बैलेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। जैसे एक ब्लॉक है मास m का, 10 न्यूटन का फोर्स आपने इधर लगा दिया, 10 न्यूटन का इधर, तो वो कहीं पे मूव नहीं कर रहा, तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है ना। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन बोलता है कि व्हेन 2 और मोर अपोजिंग फोर्सेस बैलेंस ईच अदर देन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो लिखिए इसमें, a state in which opposing forces or influences are balanced. Influences are balanced is called equilibrium. Full stop. It is of two types. Static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium and dynamic equilibrium. Static equilibrium and dynamic equilibrium. यहाँ पर देखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम उसको बोलता है जब किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्सेस या इन्फ्लुएंस लग रहे थे, और देखिए जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स है, और यहाँ पर जैसे ही मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट अब आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, और इस ऑब्जेक्ट में अब कोई भी मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। जब तक एक ही केवल फोर्स लगा हुआ था, मान लो इधर चल रहा था, जैसे ही मैंने 10 न्यूटन इधर लगाया, ये ऑब्जेक्ट यहीं पर रुक गया, और अब इसमें फर्दर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मान लो इस तरीके से एक ये शेप है ना, यहाँ पर एक बॉल है जिसे मैं छोड़ता हूँ, तो ये बॉल जब मैं यहाँ पर छोड़ूंगा तो फाइनली थोड़ी देर में ये आपको यहाँ पर सेटल हुई मिलेगी, और जब ये एक बार यहाँ पर सेटल हो जाएगी, उसके बाद इसमें कोई भी चेंज फर्दर लंबे टाइम तक आप कभी भी देखो इसमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप के जो इक्विलिब्रियम होते हैं इन्हें बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, उस वक्त के बाद वो चीज़ स्टैटिक हो गई है, उसमें कोई भी बदलाव, कुछ भी चेंज अब नहीं है, तो इसे बोला जाता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है ना। तो लिखिए इसमें, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट which is at rest are balanced, then we say that
द ऑब्जेक्ट इज इन ए स्टेट ऑफ, द ऑब्जेक्ट इज इन ए स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, is in a state of static equilibrium, full stop. It is a general phenomena in physics. It is a general phenomena in physics. ये इक्विलिब्रियम आपको फिजिक्स में देखने को मिलता है। ये बात चलिए अब अगला हेडिंग डालिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसकी डेफिनेशन लिखिए पहले। ए स्टेट ऑफ बैलेंस, ए स्टेट ऑफ बैलेंस, ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन कंटिन्यूइंग प्रोसेसेस, ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन कंटिन्यूइंग प्रोसेसेस is known as dynamic equilibrium, is known as dynamic equilibrium, also known as chemical equilibrium, also known as chemical equilibrium. चलिए इसको थोड़ा जानते हैं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम से मतलब क्या है। मान लीजिए एक बॉक्स ए है, एक रियल लाइफ हम एग्जांपल लेते हैं, है ना। बॉक्स ए है, उसके साथ एक बॉक्स बी जुड़ा हुआ है, ये आपका है बॉक्स ए, ये आपका है बॉक्स बी, ये बीच में से पार्टीशन को बंद किया हुआ है ना। और इसमें यहाँ पर क्या है, मान लो कुछ यहाँ पर हनी बीज भरी हुई, मधुमक्खियाँ भरी हुई हैं, मधुमक्खियाँ, है ना। मधुमक्खियाँ मतलब गैस के पार्टिकल, मान लीजिए जिस तरीके से गैस के पार्टिकल रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, ऐसी मधुमक्खियाँ इधर उधर इस कंटेनर में मूव कर रही हैं। मधुमक्खियाँ हैं, मक्खियाँ, कुछ भी है, इस तरीके के मच्छर हैं, कुछ भी हैं, ऐसे हैं जो गैस के पार्टिकल के बिहेवियर को दिखा सकते हों, ऐसे भरे हुए हैं, है ना। मान लीजिए इधर की साइड में इनिशियली आपके पास क्या है, 1 लाख है, ये है ना, एक बड़ा डाटा 1 लाख यहाँ पर है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बीच का जो पार्टीशन है हम उसको हटा देते हैं, है ना। ये कंडीशन आपकी है इनिशियली, ये आपकी इनिशियली कंडीशन है। हम बीच के पार्टीशन को क्या करते हैं, यहाँ पर हटा देते हैं। दोनों जो कंटेनर ये हैं ए और बी हैं, ये बॉक्स, ये दोनों का वॉल्यूम सेम है और सारी कंडीशन सेम है, बॉक्स ए और ये आपका बॉक्स बी। जब हमने ये पार्टीशन हटा दिया तो उसके लंबे टाइम के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, दोनों साइड में कितने कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 50-50 हज़ार। आइडल केस अगर माने तो 50-50 हज़ार यहाँ पर हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर हो जाएंगे 50 हज़ार और यहाँ पर भी हो जाएंगे आपके 50 हज़ार, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ हो जाएंगे और कुछ आपके यहाँ हो जाएंगे, है ना। 50 हज़ार आपके हो गए। मान लो ये कंडीशन आ जाती है 10 मिनट के बाद। 10 मिनट बाद इसमें हम देखते हैं 50 हज़ार, इसमें देखते हैं 50 हज़ार। 11वें मिनट में कितने होंगे, 50-50। 12वें मिनट पे भी 50-50, 1 घंटे बाद भी 50-50,
एक मतलब एक पूरे दिन के बाद भी 50-50 ये सब होगा। लेकिन 10 मिनट के बाद जब ये 50-50 हज़ार हो गए थे, उसके बाद क्या इन हनी बीज ने या जो भी फ्लाइज थी, मक्खियाँ थी या गैस के पार्टिकल थे, क्या इन्होंने बॉक्स ए से बॉक्स बी में जाना और बॉक्स बी से बॉक्स ए में आना बंद कर दिया है या अभी भी चल रहा है? चल रहा है। हाँ, यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब ये 50-50 हज़ार हो गए थे, उसके बाद भी ये नहीं कि बस इन्होंने बोल दिया था कि बस अब इधर नहीं आना, इधर नहीं आना। बॉक्स ए वाले ने ये नहीं बोला कि अब इधर मत आ जाइए, बॉक्स बी ने बोला कि इधर मत आ जाइए। तब भी जो गैस के पार्टिकल हैं वो आपके ए से बी की साइड में जा रहे हैं, और जो गैस के पार्टिकल हैं या फिर हनी बीज हैं वो बी से ए की साइड में आ रही हैं। बस अब यहाँ पर हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर यहाँ पर ये 1 सेकंड में मान लो 20 पार्टिकल है ना, 20 आपके इधर से इधर जा रहे हैं, 20 पर सेकंड आपके इधर जा रहे हैं, तो उतने ही आपके 20 आपके राइट से लेफ्ट में आ जा रहे हैं। इसलिए ये भी जो भी वैल्यूज हैं हमें मेंटेन दिखाई पड़ रही हैं। इसीलिए ना तो ये 50,000 से कम हो रहा, ना ये 50,000 से कम हो रहा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 10 मिनट के बाद बॉक्स ए और बॉक्स बी में जो भी यहाँ पर गैस के पार्टिकल हैं या फिर हनी बीज हैं या फ्लाइज हैं, उनकी जो वैल्यूज है या कंसंट्रेशन है उसमें इक्विलिब्रियम आ चुका है, उसमें एक इक्विलिब्रियम आ चुका है। लेकिन इस इक्विलिब्रियम के बावजूद भी ये मूवमेंट इसमें चल रहा है, कंटिन्यू प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है। कंटिन्यू प्रोसेस होने के बावजूद जब आपका एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तब हम उसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन ने ये तो बोला, डेफिनेशन ने बोला ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन कंटिन्यूइंग प्रोसेसेस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इस टाइप का इक्विलिब्रियम होता है केमिस्ट्री में, है ना। इस टाइप का इक्विलिब्रियम आपको देखने को मिलता है केमिस्ट्री में। कैसे? देखिए कुछ रिएक्शन होती हैं जो आपकी ए प्लस बी से मिलकर क्या बनाती है? सी प्लस डी बनाती है, और वहीं पर सी और डी मिलकर भी क्या बनाती हैं? आपका ए और बी बना लेती हैं। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है रिवर्जिबल रिएक्शंस। रिवर्जिबल रिएक्शंस इनिशियली मान लिया क्या है यहाँ पर, इनिशियली आपके यहाँ पर 10 मोल है, 10 मोल पर लीटर है, और इसके भी मान लो 10 मोल पर लीटर है। थोड़ी देर के बाद मान लो टाइम t इक्वल टू 1 मिनट पे हमें दिखाई पड़ता है कि ये 9 मोल पर लीटर हो गए हैं, ये 9 हो गए हैं, और ये क्या हो गया? 1 और 1 हो गए हैं, है ना। फिर टाइम t इक्वल टू 2 मिनट पे हमें दिखाई पड़ता है कि ये आपके 8 हो गए हैं, 8 और ये आपके 2 हो गए हैं। फिर हमें 3 मिनट में यहाँ पे दिखाई पड़ता है कि आपके 7 और ये आपके 3 हो गए हैं। टाइम t इक्वल टू 4 मिनट पे मान लो हमें दिखाई पड़ता है कि 6 और अब ये 4 हो गए हैं। अब इसके बाद जब हम 5th मिनट पे देखते हैं तब भी हमें दिखाई पड़ता है कि 6 और ये 4 है। अगले 6 मिनट पे अगर हम देखते हैं तो अब ये 6 और ये 4 है। तो अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता ये है कि इनिशियली तो ए और बी बहुत तेज़ी से सी और डी को बना रहे थे, और सी और डी थोड़ा स्लोली ए और बी को बना रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सी और डी की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है तो सी और डी भी वापस ए और बी को उसी रेट से बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब 4th मिनट हुआ तब उसके बाद ये 6 और ये 4 जो हो गए, तो उसके बाद जितनी रफ्तार से ए और बी कंज्यूम होकर बी और सी और डी को बना रहे हैं, उतनी ही रेट से सी और डी वापस ए और बी को बना दे रहे हैं। तो जितने ये घटते हैं उतने ही वापस से फिर पीछे आने से बढ़ जाते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन फिर हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ती है। तो एक पर्टिकुलर टाइम जैसे यहाँ पे बोले 4 मिनट, तो 4 मिनट के बाद इनकी कांस्टेंट हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है। कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन रुक गई है। यहाँ पर हमें ये वैल्यू कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि इनका आना जाना रुक गया है। आना जाना अभी भी है, लेकिन इन दोनों का रेट बराबर हो गया है। जितने बॉक्स ए से बॉक्स बी की तरफ जा रहे हैं उतने ही बॉक्स बी से बॉक्स ए की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए ये दोनों जो कंसंट्रेशन है हमें कांस्टेंट दिखाई पड़ रही है। इसी तरह की चीज़ आपकी इसमें हो रही है। इस वैल्यू के बाद ये कांस्टेंट इसीलिए दिखाई पड़ रही है, लेफ्ट से राइट में जो रेट है रिएक्शन का उतना ही रेट राइट से लेफ्ट में भी है। तो इस तरीके से आपका एक केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, और जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम है इसीलिए वो डायनेमिक नेचर का होता है। ठीक है, ये सब लिखिए।
हो गया। चलिए, तो अब इन्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसी रिएक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जब इनिशियली था तो क्या इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था? नहीं। टाइम t इक्वल टू 1 मिनट पर? नहीं। 2 मिनट पर? नहीं। 3 मिनट पर? 4 मिनट पर? हाँ, तो 4 वो फर्स्ट मतलब पहला जो टाइम है वो 4 मिनट है जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद ये फर्दर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में ही रहती है। ठीक है, तो अगर इनकी कंसंट्रेशन को मैं ग्राफिकली अगर प्लॉटिंग देखूं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लो यहाँ पर आपका ये टाइम है, यहाँ पर आपकी कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में। तो इनिशियली आपका क्या है? इनिशियली आपका ए और बी है केवल। ये वैल्यू मान लो आपकी है 10, ये वैल्यू आपकी है 0, ये बीच में आपका क्या है 5 है, ये आपका है 6 और ये आपका है मान लो ये 4 है ना। ठीक है, ये आपका 3, ये 2, ये आपका 1, 7, 8, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पर कंसंट्रेशन है किसकी? ए की और बी की, ये कंसंट्रेशन आपकी बराबर है। और इनिशियली 0 पर किसकी कंसंट्रेशन है? सी की और डी की, ये आपकी 0 है। तो यहाँ पर क्या है? ए और बी की कंसंट्रेशन आपकी घट रही है, घट रही है, घट रही है। उसी तरीके से सी और डी की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ए और बी की आपकी घट रही है, घट रही है, घटते घटते ये आ जाएगी आपकी 6 पर और ये बढ़ते बढ़ते आपकी क्या आ जाएगी? आपकी ये 4 पर है ना। ये आपकी बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते ये आपकी क्या आ जाएगी? 4 पर है ना। और 4 के बाद ये कांस्टेंट हो जाएंगे और ये 6 पर आपकी ये कांस्टेंट हो जाएंगे। यही दिखाई पड़ेगा। और वो टाइम जब ये 6 पर कांस्टेंट होगी और ये आपकी 4 पर कांस्टेंट होगी, वो टाइम कौन सा है? ये टाइम आपका ये 4 मिनट का टाइम है ना। 4 मिनट से पहले तक इक्विलिब्रियम नहीं बना था और 4 मिनट होने के बाद इन दोनों की ए और बी की कंसंट्रेशन, सी और डी की कंसंट्रेशन, अब इनमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और ये आप किसी भी टाइम पर देखोगे आपको कांस्टेंट दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, चलिए अब यही हम यहाँ पर देखते हैं टाइम और रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो ए है, ए और बी जब ये यहां पर बनाते हैं सी और डी को, तब इससे क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट। अब ये रिएक्शन जिस तरीके से एक्सप्रेशन में लिखी हुई है फॉरवर्ड में जा रही है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इसे बोलेंगे। और ये सी से डी जब बनाती होगी तो हम इसे बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम पर ऐसा क्या हो जाता है कि कंसंट्रेशन में कुछ भी बदलाव देखने को नहीं मिलता। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन जितने रेट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उतने रेट से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। दैट मीन्स अगर ए और बी मिलकर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 मोल पर मिनट से यहाँ पर सी और डी को बना रहे हैं, तो सी और डी भी मिलकर वापस से 1 मोल पर मिनट से ए और बी को बना दे रहे हैं। तो इसलिए इनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता। दैट मीन्स एट इक्विलिब्रियम हमें यहाँ पर क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
बैकवर्ड रिएक्शन। चलिए, तो इनिशियली यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, तो इनिशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कुछ यहाँ पर होगा, मैक्सिमम पे होगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन का मिनिमम पे होगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए सीओडी इनिशियली चाहिए, तो इनिशियली सीओडी तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट है, ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ये घटता जा रहा है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट ये आपका बढ़ता जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और कम होता जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट आपका बढ़ता जा रहा है, फॉरवर्ड का घटता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, और ये फिर यहाँ पर आपके हो जाते हैं एग्जैक्ट सेम, है ना। तो ये आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट है, और ये आपका क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन रेट है। इनिशियली तो फॉरवर्ड बढ़ेगा, फॉरवर्ड बढ़ेगा नहीं, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट तो घटना शुरू, जैसे ही चलनी शुरू होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट तो घटना ही शुरू हो जाएगा। मतलब एक से बी, एक से सी डी तो ज़्यादा तेज से शुरू में तो ज़्यादा तेज से बनेगा ना। शुरू में तो ए और बी से सी और डी ही बन रहा होगा, तो सबसे ज़्यादा रेट ए और बी से सी और डी के बन फॉरवर्ड डायरेक्शन का ही रेट होगा। लेकिन फॉरवर्ड जैसे ही इनकी कंस्ट्रक्शन कम होनी शुरू होंगी तो रेट फॉरवर्ड वाला कम नहीं होता चला जाएगा और बैकवर्ड वाला बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए तो इनिशियली पे मैंने फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट मैक्सिमम पे बनाया है, फिर फॉरवर्ड वाले को मैं घटाता चला गया और बैकवर्ड वाले को मैं बढ़ाता चला गया, और इक्विलिब्रियम आने पे ये दोनों रेट एक सेम हो गए, है ना। तो इक्विलिब्रियम आने के बाद ये दोनों लाइन एक ही लाइन में मर्ज हो गई हैं, और ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों रेट आपके सेम हो गए, ये पॉइंट क्या है, इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये आपका 4 मिनट है। दैट मीन्स इस टाइम पे आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पर एस्टेब्लिश हो चुका था, ठीक है। तो ग्राफिकली अगर आप देखो तो कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, कंसंट्रेशन एक पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो जाती है और रेट दोनों मर्ज हो जाते हैं और सेम ही हो जाते हैं। ठीक, ये बनाइए।
चलिए अब आगे लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, तो लिखिए इसमें, एन इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, हाँ, एन इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, एन इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टम, ओनली इन ए क्लोज सिस्टम, ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, ओनली इन ए क्लोज सिस्टम एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। यहाँ पर वो कहता है कि मान लो ए गैस है प्लस आपका बी गैस है, इससे आपका बनता है सी गैस और प्लस आपका डी गैस। ये इक्विलिब्रियम आपका तभी एस्टेब्लिश हो पाएगा जब ये क्लोज कंटेनर में हो और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन किया हुआ हो, है ना। दैट मीन्स वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप कंटिन्यूसली इसमें कहीं बाहर से ए डालते रहें या बी डालते हैं तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा ही नहीं, वो डिस्टर्ब होता रहेगा हमेशा। जैसा देखिए यहाँ पर ये 6644 पे हो गया था, अगर आपने बाहर से मान लो 1 लीटर का कंटेनर था, आपने बाहर से 1 मोल एक डाल दिए तो ये 7 हो गया, तो डिस्टर्ब हो गया, फिर रिएक्शन आगे चलेगी। आपने फिर से 1 डाल दिया, फिर रिएक्शन आगे चलेगी, या आपने 4 में से 1 निकाल लिया तो फिर से रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप बाहर से उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, एक्स्ट्रा ए मोल डाल रहे हो या बी मोल डाल रहे हो या सी डाल रहे हो, तो इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन नहीं होगा, है ना। या फिर उसी तरीके से देखिए, मान लो आपका ये है CaCO3, CaCO3 सॉलिड, ये आपका डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने पे बनाता है CaO सॉलिड और प्लस आपका CO2 गैस। अगर आप इसे किसी क्लोज कंटेनर में रख रहे हो, है ना, आपने कोई क्लोज कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या रखा, ये CaCO3 रखा, तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर, हाँ, थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर CaCO3 भी होगा, इससे CaO बन गया होगा, है ना, CaO बन गया होगा, और यहाँ पर आपकी ये CO2 गैस होगी, यहाँ पर आपकी ये CO2 गैस यहाँ पर होगी। तो इन तीनों चीज़ों में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर ऐसा करो कि ये आपने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर को आपने ओपन रख दिया और यहाँ पर आपने लिया यहाँ पर CaCO3, तो इससे CaCO3 से जो CO2 बनेगी, जो CO2 बनेगी वो तो यहाँ पर लीव कर जाएगी, लीव कर जाएगी, तो रिएक्शन को इक्विलिब्रियम बनाने की जो बैकवर्ड डायरेक्शन है वो तो चल ही नहीं पाएगी। जब तक CO के साथ CO2 नहीं होगा तो रिएक्शन पीछे कैसे आएगी। तो अगर आपने इसको ओपन कंटेनर में रख दिया तो CaCO3 Ca और CO2 में इक्विलिब्रियम नहीं बना पाएगा। दैट मीन्स आपने एक कंपोनेंट को बाहर निकल जाने दिया, तो किसी भी तरीके से जो भी इक्विलिब्रियम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वे ना तो बाहर जाएं, ना आप उन्हें बाहर से अंदर उसमें अंदर आने दें, किसी तरीके से एंटर करने दें, है ना, तभी आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो पाता है। ठीक, तो ये लिखिए, ये बना लीजिए रेफरेंस के लिए।
हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ सेकंड, इसमें बना लो, ये बना लो तभी करते हैं आगे। सर ये इक्विलिब्रियम पूरा एक सेट कर रहे हैं, मतलब इसमें दो पार्ट है। एनसीईआरटी में तो केवल इक्विलिब्रियम करके दिया है शायद, उसी में केमिकल इक्विलिब्रियम है, उसी में आगे पार्ट में एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, लेकिन यूजुअली ये दो पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम अलग और आयनिक इक्विलिब्रियम अलग ऐसा पढ़ाया जाता है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम अलग टाइप की चीज़ें चल रही है, केमिकल इक्विलिब्रियम अलग टाइप की है, ये इक्विलिब्रियम ही है ना। तो नेक्स्ट है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है, मान लीजिए सारे के सारे क्या हैं आपके, ये गैसियस फेज में है, ये है ना, गैसियस फेज में है। तो 4 मिनट पे आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया था। 4 मिनट पे कंटेनर में जो कंसंट्रेशन है एक ही 6 मोल पर लीटर है, 6 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, 4 मोल पर लीटर, ये कंसंट्रेशन है। 4 मिनट के बाद 5वें पे भी यही है, 6ठे पे भी यही है, 7वें पे भी है, 10 मिनट बाद भी यही है, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद भी यही है। अगर मैं इनके, ये गैसियस फेज में है तो अगर ये कंसंट्रेशन है तो यहीं पर इनके कुछ मोल भी होंगे, मोल होगा। अगर ये गैसियस फेज में तो कुछ प्रेशर भी होगा। तो उसी तरीके से देखो तो इन सब के अपने अपने प्रेशर भी कांस्टेंट हो गए होंगे उतने ही। 4 मिनट के बाद जो इनके अपने अपने इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर है वही 10 मिनट के बाद, वही 1 घंटे के बाद होंगे। अब रिएक्शन आगे डायरेक्शन में जिस रेट से जा रही है, पीछे वाले डायरेक्शन में भी उसी रेट से आ रही है। तो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, अगर ये आगे जाते हुए पर मिनट 100 जूल रिलीज कर रही है गैस, जो भी सिस्टम है आगे जाते हुए अगर ये एक्सोथर्मिक है और पर मिनट 100 जूल रिलीज करता है, तो उसी टाइम ये पीछे आते हुए 100 पर मिनट 100 जूल कंज्यूम कर लेता होगा। तो इसका मतलब ना तो रिएक्शन नेट हीट रिलीज कर रही है, ना वो हीट एक तरीके से कंज्यूम कर रही है। हीट का जो बैलेंस है वो भी कांस्टेंट मेंटेन हो गया है। तो इसका मतलब 4 मिनट के बाद रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। दैट मीन्स जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद ना तो किसी की कंसंट्रेशन हमें चेंज होती हुई दिखती, ना हमें किसी के पार्शियल प्रेशर चेंज होते हुए दिखते। सबके पार्शियल प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गए तो कंटेनर का टोटल प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया है। ना हमें इस कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ता हुआ मिलता, ना घटता हुआ मिलता, कांस्टेंट टेम्परेचर भी मेंटेन हो गया है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो जो भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब कांस्टेंट हो जाते हैं, है ना। अगर ये कांस्टेंट नहीं है, आपने किसी टाइम पे देखा भाई ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करती है, आप देख रहे हो ये कांस्टेंट नहीं है, बदल रहे हैं, प्रेशर बदल गया, थोड़ा सा फिर बदल गया, फिर बदल गया, इसका मतलब रिएक्शन ने अभी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया ही नहीं है। जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगी उसके बाद आपकी जो भी चीज़ें हैं, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये कुछ भी बदलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो लिखिए अगला पॉइंट, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, all measurable properties of the system, all measurable properties of the system, all measurable properties of the system, example concentration, example concentration, comma partial pressure, comma partial pressure, comma pressure, कॉमा प्रेशर। पार्शियल प्रेशर होता है इंडिविजुअल स्पेसीज का, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर बी, और प्रेशर बोला जाता है पूरे कंटेनर का अंदर टोटल प्रेशर। कॉमा प्रेशर, कॉमा टेम्परेचर, कॉमा टेम्परेचर एटसेट्रा बिकम्स कांस्टेंट, बिकम्स कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट यहाँ पे लिखिए, एट इक्विलिब्रियम द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन, द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू जीरो, द डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू जीरो, बिकम्स इक्वल टू जीरो। देखिए इसको थोड़ा समझते हैं। डेल्टा जी,
डेल्टा जी आपका क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, दैट मीन्स कोई सिस्टम कितनी यूजफुल एनर्जी रिलीज कर सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम, है ना। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी that a system can release at a particular time, at a particular state, ऐसा बोल देंगे, at a particular state, ठीक है। जैसे अगर कहीं पर बोल रहा है डेल्टा जी ऑफ दिस सिस्टम बोलो या रिएक्शन बोलो, आपका माइनस के 100 जूल है, तो इसका मतलब है कि सिस्टम एट दिस इंस्टेंट या एट दिस स्टेट कैन रिलीज 100 जूल ऑफ एनर्जी। इसका ये मतलब होता है ना। अब यहाँ पर देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन, देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी इस तरीके से मान लो आपकी है 2 टाइम्स ऑफ NH3 गिव्स N2 गैस N2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ H2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। और एक इरिवर्सिबल रिएक्शन देखिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन जैसे कि आपका NaOH प्लस आपका HCl से आपका NaCl प्लस आपका H2O। इन दोनों जो टाइप की रिएक्शंस हैं, इनका डेल्टा जी किस तरीके से काम करता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मान लो अभी क्या है, यहाँ पर ये एनर्जी है, इनकी जो गिब्स फ्री एनर्जी की जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से चलती है, वो कुछ आपकी इस तरीके से यहाँ पर चलती है, ठीक है। यहाँ पर आपके NaOH प्लस HCl बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके NaCl प्लस H2O बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर सिस्टम के पास एनर्जी है मान लो माइनस के 200 जूल, यहाँ पर ऊपर पॉइंट पे बैठी है तो ज़्यादा एनर्जी है वो रिलीज कर सकती है, वो नीचे आएगी क्या हो जाएगी, मान लो यहाँ पर हो जाएगी आपकी माइनस के 160 जूल, और नीचे आ रही है कितनी हो जाएगी, माइनस के 120 जूल, और नीचे आ रही है कितनी होगी, माइनस के मान लो 80 जूल, और नीचे आने पे मान लो माइनस के 50 जूल, है ना, और नीचे आने पे माइनस के 30 जूल, और यहाँ पर आने पे होगी वो 0 जूल, ठीक है। तो ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक ये एनर्जी रिलीज करने में सक्षम है। पहाड़ की चोटी से पत्थर तब तक गिरता रहेगा जब तक वो फर्दर एनर्जी रिलीज कर सकता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऐसी पहाड़ी है जो बिल्कुल ऐसे स्टीप एक स्लोप की है, बिल्कुल ऐसा एक पहाड़ी है, ठीक है। ये पहाड़ी है आपकी, यहाँ पर आपका एक पत्थर रखा हुआ था, ये गिरता चला जाएगा, कब तक गिरता चला जाएगा, जब तक ये यहाँ ना पहुँच जाए, है ना, ठीक है। तो एक इरिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट कंज्यूम करके फाइनल की जो प्रोडक्ट बना देती है। एक इरिवर्सिबल रिएक्शन का डेल्टा जी ऐसे चलता है। अगर हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन का देखें तो रिवर्सिबल रिएक्शन का जो एनर्जी का ये डायग्राम है, ये कुछ इस तरीके से आपका होता है, ऐसे ही। यहाँ पर आपकी एनर्जी है, थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये कुछ होता है इस तरीके से, ये आपका ये है, ये आपका मान लो आपका ये है, ये आपका होता है ये ऐसे, थोड़ा सा और ऐसे स्लोप बना देते हैं, ऐसा, ये आपका होता है ऐसा, है ना। यहाँ पर आपका क्या है, NH3 बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या है आपका N2
प्लस आपका H2 है ना। अगर आप केवल और केवल NH3 लेके बैठते हैं या आप केवल कोई N2H2 लेके बैठते हैं तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर अगर प्योर NH3 आप लेके बैठते हैं तो ये माइनस के 200 जूल पर है, और अगर आप प्योर N2 और H2 लेके बैठते हैं तो माइनस के 100 जूल पर है। तो आपकी जो रिएक्शन है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज करेगी? आप अब यहाँ पर क्या बैठे हैं, आप अब एक ऐसी घाटी में बैठे हैं जो आपका ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये और फिर ये आपका ये ऐसा है ना। आप अब इस तरीके की एक घाटी में बैठे हुए हैं, ठीक है। आप अगर बॉल को यहाँ पर ले जाकर छोड़ेंगे, आप बॉल को अगर यहाँ पे ले जाकर छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ से वो यहाँ मिलेगी, जो अब उसका लोवेस्ट पॉइंट है। पहले उसका लोवेस्ट पॉइंट होता ही यहाँ था, तो फाइनली खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रही है, खत्म होते जा रही है, खत्म होती है, यहाँ पर जाकर वो खत्म होती है। रिएक्टेंट पूरे खत्म, प्रोडक्ट पूरे बन गए। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी रिलीज होने की जो वो है, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, वो इसके बीच में है कि ए भी पूरा खत्म, ए और बी भी पूरे खत्म नहीं होंगे और सी और डी भी पूरे खत्म नहीं, उनके बीच में कहीं पे ऐसा पॉइंट आएगा जब रिएक्शन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर सकती है। और रिएक्शन चलते चलते जब वो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज करने पर आ जाती है तो वहीं रिएक्शन रुक जाती है। पहाड़ की चोटी से आपने पत्थर गिराया, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, यहाँ पे गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है, यहाँ पर आकर ये सेटल हो गया। अब बताइए क्या ये और ऊपर यहाँ पर चढ़ेगा? चढ़े हैं? अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ से छोड़ा तो यहाँ से कूद जाएगा, वो नहीं कह रहा मैं। अगर ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है, बहुत स्लोली, मतलब 50 घंटे में इसे यहाँ पर आना है, तो यहाँ से यहाँ किसका, मतलब आप इसे कंट्रोल में खिसकने दे रहे हो, ऐसा यहाँ थोड़ा सा खिसा, रोक लिया, ऐसे धीरे धीरे अगर खिसकने दे रहे हो तो यहाँ से खिसक सकते, ये मिनिमम एनर्जी में जब ये आ जाएगा उसके बाद ये फिर यहाँ थोड़ा चढ़ जाएगा। तो ये रिएक्शन ऐसी होती है कि NH3 है, खत्म हो रही है तो -200 है, -200 से यहाँ पर क्या हो गई, -150 हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, ये -120 हो गई, यहाँ पर ये -100 हो गई, है ना, फिर ये आपकी 80 हो गई, यहाँ पे 50 हो गई, और यहाँ पर हो गई है 0। अब अगर ये आगे चलेगी तो फिर इसी डायरेक्शन में फिर तो ये और ऊपर चढ़ने लगेगी ना। अगर हम इसे -50 से फिर से -50 दे दें, -50 पे थी, अब 0 हो गई, और 0 से y ने -50, तो हमने इसे खुद यहाँ से चढ़ा दिया। अगर ये बॉल यहाँ पे मिल गई तो हम इसे खुद चढ़ा रहे हैं। रिएक्शन ऐसा थोड़ा ना करेंगे, रिएक्शन उस डायरेक्शन में चलती है जहाँ पर हम मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर सकती हैं। अब इस पॉइंट पर आपको उसने सारी एनर्जी रिलीज कर दी, रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। इसलिए जो दोनों डायरेक्शन में चलने वाली रिएक्शन है वे दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कहीं बीच में लाई करती हैं। इसलिए इक्विलिब्रियम पर आपको रिएक्टेंट भी मिलते हैं, प्रोडक्ट भी मिलते हैं, क्योंकि उस पॉइंट पर रिएक्शन मैक्सिमम एनर्जी रिलीज कर चुकी है। अब वो फाइनली प्रोडक्ट बनाने में इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसके बीच में ही उसका सबसे स्टेबल पॉइंट है। यहां से छोड़ी हुई बॉल यहां पे आकर रुकेगी, चाहे आप इसे यहां से छोड़ो, चाहे आप इसे यहां से छोड़ो। इसीलिए किसी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन को आप अमोनिया लेके चलो तो भी थोड़ी देर बाद आपको अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन मिलेगी। आप N2H2 लेके चलो तो भी थोड़ी देर बाद आपको N2H2 अमोनिया मिलेगी, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट उसका है ये, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर ये डेल्टा जी कितना है, यहाँ पर डेल्टा जी आपका है ये, यहाँ पर डेल्टा जी आपका है ये, यहाँ पर डेल्टा जी आपका है ये, और यहाँ पर डेल्टा जी आपका क्या है, 0 है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ यूजफुल एनर्जी का मतलब ये है कि सिस्टम ने मान लो 150 जूल एनर्जी रिलीज करी, लेकिन 150 में से 50 जूल एंट्रोपी बढ़ाने में चली गई। एंट्रोपी उस टाइप की एनर्जी है जो आप रिकवर नहीं कर सकते। अगर आप अभी के लिए ज़्यादा शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर किसी इंटरनल कंबशन इंजन में पेट्रोल के जलने से 150 जूल एनर्जी निकली, लेकिन उस 150 जूल में से 50 जूल एनर्जी वो जो इंजन था उसको गर्म करने में ही चलेगी, तो वो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे आप। फाइनली 100 जूल है जिससे हम यूजफुल मैकेनिकल वर्क ले पाए। अभी के लिए आप इतना मान लीजिए। हाँ, जितनी यूजफुल होती है वो गिब्स एनर्जी होती है, जितनी टोटल है वो डेल्टा एच हुई। डेल्टा एच आपकी हुई -150, लेकिन उस 150 में से आपका एंट्रोपी वाला कंपोनेंट खत्म हो गया, तो डेल्टा जी आपके पास इतना मिला। ये होता है ना, ये डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। ये है टोटल एनर्जी, आप ये मान लीजिए, ये है टोटल, ये है नॉट यूजफुल, इसे आप यूज नहीं कर सकते, और ये फाइनली आपकी है यूजफुल।
है ना, ये आपकी माइनस के 150 थी और ये आपकी टोटल मिला के ये माइनस और यहाँ पर माइनस के 50 और यहाँ पर फाइनली आपका आया माइनस के 100। टी डेल्टा एस की वैल्यू माइनस के 50 थी और ये फाइनली आपको 100 ही मिल पाया, जिससे आप कुछ कर सकते हो, मैकेनिकल वर्क जनरेट कर सकते हो, यूज में ला सकते हो। अच्छा सर, रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन का मतलब क्या यूज है इसका? जब ये रिलीज होती है उसके बाद जिस तरीके से पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए यहाँ पे आकर रुकेगा, उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन क्यों चलती हैं? केमिकल रिएक्शन इसलिए चलती हैं कि रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें देखें तो रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हैं, इसलिए वो चलती हैं। और रिएक्टेंट से ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट हैं तो उनके रिजल्टेंटली एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी का मेजर लेके हम पता कर लेते हैं कि हाँ, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हैं। अब यहाँ पर ना तो 100% रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, ना 100% प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं। इन सब का मिक्सचर एक मैक्सिमम स्टेबल पॉइंट देता है। दैट मीन्स ना तो इस पहाड़ी की ये चोटी सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ना इस पहाड़ी की ये चोटी, इन दोनों के बीच में जो वैली है, जो घाटी है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से छोड़ा हुआ पत्थर भी यहीं आकर रुकेगा, यहाँ से छोड़ा हुआ पत्थर भी यहीं आकर रुकेगा। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से था कि यहाँ पर छोड़ा हुआ पत्थर यहीं पर आकर रुकेगा। तो जब भी चीज़ें ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जाती हैं तो वो प्रोसीड करती हैं। तो कोई रिएक्शन इसीलिए हो रही है क्योंकि वो मोर एंड मोर स्टेबल की तरफ जा रही है। तो एनर्जी का जो चेंज है उससे हम मेज़र कर लेते हैं कि भाई अगर ये अभी भी 10 जूल रिलीज कर सकते हैं कि हाँ, तो अभी और स्टेबल हो सकती है। अभी भी ये 5 जूल रिलीज कर सकते हैं कि हाँ, अभी भी ये स्टेबल हो सकती है। फिर मैं पता है अब 0 हो गई, बस अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, अब ये फाइनली सेटल हो जाएगी इसी कंडीशन पर।
हो गया? केमिकल इक्विलिब्रियम, कॉमा Kc और Kp, डेल्टा G एंड डेल्टा G नोट रिलेशन। डेल्टा G और डेल्टा G नोट पता है क्या क्या अलग चीजें हैं? देखिए, कोई रिएक्शन है A गैस प्लस B गैस, C गैस प्लस आपका D गैस, है ना। ये रिएक्शन कितनी एनर्जी रिलीज कर सकती है, ये डिपेंड करता है कि A B C D किस कंसंट्रेशन पर हैं। वो तो हो गई ना, ठीक है। दैट मीन्स पहाड़ की चोटी से हम जो पत्थर गिरा रहे हैं वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, इसका मतलब पहाड़ की चोटी पर रखा हुआ पत्थर कितने किलो का है। 1 किलो का है तो कम रिलीज करेगा, 100 किलो का तो ज़्यादा करेगा। इसका मतलब हमारी जो वैली है, जो हमारी स्ट्रक्चर है वो तो यही है, लेकिन कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्ट 1 किलो का है, 100 किलो का है, 50 किलो का है। तो ये रिएक्शन कितनी एनर्जी रिलीज करेगी डिपेंड करते हैं कि इन सबकी कंसंट्रेशन क्या है। डेल्टा जी आपका होता है, डेल्टा जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट एनी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी और डी, किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे मान लें कि भाई अभी ए की जो है कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन तो 10 मोल पर लीटर है, बी की कंसंट्रेशन अभी 6 मोल पर लीटर है, सी की कंसंट्रेशन 2 है और डी की कंसंट्रेशन आपकी क्या है, 3 है। ये इस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर डेल्टा जी होगा, है ना। और डेल्टा जी नोट आपका होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एट यूनिटी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी सी डी। दैट मीन्स ए की कंसंट्रेशन भी 1 मोल पर लीटर है, बी की भी 1 है, सी की भी 1 है और डी की भी 1 है। हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि जब सबकी कंसंट्रेशन यूनिटी हो तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे बोला जाएगा डेल्टा जी नोट। दैट मीन्स पहाड़ी की चोटी से अगर 1 किलो का पत्थर गिरता है तो इतनी एनर्जी रिलीज करता है। उसके अलावा आप 15 किलो का गिराने लगो, 20 किलो का गिराने लगो, तो उसी हिसाब से आप डाटा को देख लेना। तो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि इस स्लोप का जो ढलान है वो पर किलोग्राम के पत्थर पे इतनी एनर्जी रिलीज कर देता है।
है ना, ऐसा। तो यहाँ पर एक होता है डेल्टा जी जो किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी उसकी बात करता है। एक होता है डेल्टा जी नोट जो यूनिटी कंसंट्रेशन पर जो होगी वो। इनमें रिलेशन होता है रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। आर टी एल एन क्यू, क्यू होता है रिएक्शन कोशेंट, ये भी आगे बढ़ाएंगे। क्यू एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आपका डेल्टा जी हो जाता है 0 और क्यू को हम यहाँ पर बोलते हैं के सी या यहाँ पर के पी। ठीक है, तो आपका ये हो जाता है 0 इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस के आर टी एल एन के। मैं इसे के लिख देता हूँ, के सी के पी यूज हो सकता है। तो आपका ये एक्सप्रेशन आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ से आपका डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, ये एक रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन कई बार यूज होगा। आपको अगर वो पूछेगा डेल्टा जी नोट इसका कितना है, तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के आप इसे बता सकते हो। आर गैस कांस्टेंट है, आर आपका गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर इन केल्विन है। वहीं पर अगर हम देखें तो डेल्टा जी नोट इक्वल्स टू माइनस के 2.303 आर टी लॉग के, ये आपका आ जाता है। ठीक है, तो एक रिलेशन है, इसकी जरूरत पड़ती है। क्या केसी? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अभी आगे आएंगे हम इस पर। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं। थीटा और केसी अलग चीज है सर। थीटा और केसी अलग चीज है। थीटा और केसी? थीटा कहाँ लिखा है?
क्यू LN क्यू अलग चीज है, केसी अलग चीज है। क्यू अलग चीज है, क्यू रिएक्शन कोशेंट है, क्यू आपका केसी बन जाता है, आगे हम पढ़ेंगे, या केपी बन जाता है ना। जनरल एक्सप्रेशन ये है, जब डेल्टा जी जीरो नहीं हुआ होगा तब तो डेल्टा जी नोट में तब भी तो रिलेशन होगा ना, तब ये और ये केसी नहीं होगा उस टाइम। अभी थोड़ा आगे समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ है, जब आप डेल्टा जी नोट निकालेंगे तब यहाँ पर के में क्या रखेंगे, केसी या केपी, क्योंकि दोनों की अलग अलग वैल्यू होगी। तो इसमें 2 पॉइंट लिखिए। जब भी आप डेल्टा जी नोट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप ऐसा नहीं कि केसी रख दो या केपी रख दो। अगर रिएक्शन गैसियस फेज में है तो आप हमेशा केपी ही रखेंगे। लिखिए पहला पॉइंट, फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन, फॉर ए गैसियस फेज रिएक्शन, for a gaseous phase reaction, comma, in the calculation of delta G naught, in the calculation of delta G naught, we have to always place Kp. We have to always place Kp. We have to always place Kp. Full stop. We cannot use either Kc or Kp. स्ट्रिक्टली Kp ही यूज होएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, जब रिएक्शन में कोई गैसियस फेज नहीं होता है, जब रिएक्शन में कोई गैसियस फेज नहीं होता तब Kp डिफाइंड नहीं होता, उस वक्त आप Kc रखोगे, है ना। देखिए, for a liquid phase reaction, for a liquid phase reaction, Kp is not defined, Kp is not defined, so we have to use Kc। उस वक्त आप इस एक्सप्रेशन में Kc रखेंगे, लेकिन अगर आपके पास Kc Kp दोनों हैं तब Kp ही इसमें रखा जाता है, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पर ख़त्म होती है।